हे गाइस, इट्स कुंवर हियर एंड वेलकम टू दिस न्यू चैनल। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक लेक्चर सीरीज ऑन फोटोशॉप। तुम बोलोगे कि फोटोशॉप सीखने की क्या ज़रूरत है। जैसे कि मैं हर कोई भी वीडियोस वगैरह बनाता हूँ तो उसकी शुरुआत हमेशा एक कॉन्सेप्ट आर्ट वगैरह से होती है। और वो कॉन्सेप्ट आर्ट वगैरह कैसे बनाते हैं उसके लिए मैं फ़ोटोशॉप का यूज़ करता हूँ। जनरली लोग इस स्टेप को स्किप कर देते हैं, जो कि मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा, बिकॉज मेरी कोई भी वीडियो जब भी स्टार्ट होती है तो वो एक आइडिया से होती है और उस आइडिया को विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए मैं कॉन्सेप्ट आर्ट वगैरह बनाता हूँ। तो इस लेक्चर सीरीज़ में हमारा जो मेन गोल होगा वो ये होगा कि अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर्स हो, आपको बिल्कुल नहीं आता, कोई बात नहीं, हम बिल्कुल धीमे धीमे करके चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप इस सॉफ्टवेयर को सीखने की कोशिश करेंगे। और फाइनल में जाके हमारा जो लेक्चर एंड होगा उस टाइम पे हम एक कॉन्सेप्ट आर्ट बना के देखेंगे। अब कॉन्सेप्ट आर्ट बनाने में हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, कौन कौन से टूल्स हमें आने चाहिए, ये सब हम इन लेक्चर्स में सीखने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली तुम समझ सकते हो कि ये जो लेसन होने वाला है एडोबी फोटोशॉप का, ये कॉन्सेप्ट आर्ट के सराउंड में घूमेगा। ठीक है, सो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर खोलना है एडोबी फोटोशॉप, और ये जैसे ही खुलेगा तभी आपको इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। इसमें मेरे कुछ पुराने वर्क्स हैं। तुम्हारे में ये चीज़ नहीं होगी कि अगर तुमने इसको बिल्कुल ही फ्रेशली ओपन किया तो ये पूरा ही खाली होगा। बेसिकली इस एरिया में काफ़ी सारे रीसेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं जो आपने इस प्लेटफॉर्म पे किए होंगे। आपको फिर जाना है यहाँ पे सबसे पहले न्यू फाइल में, तब ये एक विंडो पॉपअप होगी जिसमें हमें काफ़ी सारे प्रीसेट्स वगैरह मिल जाते हैं। जो कोई भी आपको डिज़ाइन करना है उसका ऑलरेडी प्रीसेट बन चुका है यहाँ पे। अब हम जो कोई भी कैनवा खोलने वाले हैं, जो कोई भी हम एक फ़ाइल बनाने वाले हैं, उसकी हमें प्रॉपर्टीज़ इस सिस्टम को बतानी है कि उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या है उस फाइल्स की। जैसे कि आप यहाँ पे आएंगे प्रीसेट डिटेल्स में, तो यहाँ पे हम पहले इसका नाम डाल देते हैं L1, क्योंकि लेसन 1। और हमारी जो विथ होगी, विथ माने की चौड़ाई, जो स्क्रीन की चौड़ाई होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा मॉनिटर 9020x1080p पे है, इतने पिक्सल्स हैं, तो फिर इसकी विथ मैं रखूँगा 9020 और हाइट हम रखेंगे 1080। और ये चीज़ देख लेना कि यहाँ तुमने पिक्सल सेलेक्ट कर रखा हो। यहाँ पे हो सकता है तुम्हारे पे सेंटीमीटर मिलीमीटर हो, तुम उसकी जगह पे पिक्सल को सिलेक्ट कर देना। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ रेजोल्यूशन है यहाँ पे 300 पिक्सल पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर में आपके कितने सारे पिक्सल्स होने चाहिए। तो 300 हाईएस्ट क्वालिटी होता है, इसलिए आप समझ सकते हो कि 1 सेंटीमीटर में अराउंड 300 पिक्सल्स होंगे। पिक्सल्स क्या होते हैं वो भी समझ लेते हैं। जैसे कि आपका जो मॉनिटर है वो 9020x108p का होगा जनरली, अगर आप मोबाइल से देख रहे हो उसका अपना होगा। तो पिक्सल्स माने होते हैं वो कुछ डॉट्स वगैरह होते हैं स्क्वायर जैसे। अगर आप स्क्रीन को बहुत ही ज़्यादा गौर से देखोगे ना, मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह से, तो आपको उसमें पिक्सल्स वगैरह दिख सकते हैं। और यही चीज़ होती है जैसे कि 9020x1080p एक HD फॉर्मेट होता है, और जब इसमें भी 2K आ जाता है, 4K आता है, जिस हिसाब से रेजोल्यूशन भी बढ़ते जाते हैं। अभी जो है रिसेंटली 8K भी आया है। तो ये सब क्या होता है कि जितने ज़्यादा पिक्सल्स होते हैं ना, उतनी ज़्यादा जो इमेज की क्वालिटी है उतनी ज़्यादा क्लियर होती है। ठीक है, अगर आप बहुत ही पुरानी फ़ोटोज़ वगैरह देखोगे ना, बहुत पुराने ज़माने में जब बहुत ही छोटे मेगापिक्सल्स के कैमरा होते थे, उस ज़माने की तुमने फ़ोटोज़ देखी होगी, काफ़ी ना क्यूब से होते हैं इमेजेस वगैरह, मतलब इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं होती थी। लेकिन आज के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा क्लियर होती जा रही है। जैसे कि अभी 8K आ रखा है, उसमें बहुत ज़्यादा क्लियर होती है। तो वही उसी को हम कहते हैं पिक्सल्स वगैरह कहते हैं। पिक्सल्स के थ्रू एक इमेज बनती है, और वो जो पिक्सल्स का साइज़ होता है वो भी वेरी करता रहता है, हर एक सॉफ्टवेयर में अलग अलग होता है। हम अभी आगे बात करेंगे इस मामले में। तो अब इसके जस्ट नीचे आएंगे तो हमको पता चलेगा कि यहाँ पे एक है कलर मोड। जनरली तुम्हारे लिए सिर्फ 2 तरह के ही कलर मोड्स हैं। ठीक है, वैसे बहुत सारे होते हैं लेकिन हम जनरली 2 पे ज़्यादा फोकस्ड होंगे। पहला होता है RGB, जिसकी फुल फॉर्म होती है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। जो आपका कलर स्पेक्ट्रम होता है उसमें 3 मेन कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इसे हम कहते हैं RGB कलर स्पेक्ट्रम। और एक और भी होता है, वो होता है CMYK। अगर आप कभी भी आपने कोई पोस्टर पोस्टर प्रिंट कराने के लिए आप किसी दुकान पे गए होगे, ये इंडिया में ज़्यादातर मैंने देखा है, तो वो ज़्यादातर ना आपसे जो फाइल मांगते हैं वो CMYK में मांगते हैं। अब CMYK की फुल फॉर्म होती है साइन, मैजेंटा, येलो एंड की माने ब्लैक कलर। ठीक है, तो अभी हम जो कोई भी इमेज वगैरह बनाएंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट बनाएंगे, तो हम एज अ डिजिटल फॉर्मेट के बेसिस पे बना रहे हैं, हम उसको प्रिंट वगैरह नहीं कर रहे, तो हम इसको RGB ही रखेंगे। और यहाँ पे जो साइड में लिखा हुआ है 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट। अभी हम इसमें बिल्कुल डीप में नहीं बताने की कोशिश करूँगा, बिकॉज इसमें तुम ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे। आप ऐसे समझने की कोशिश करो कि जितने ज़्यादा आपके बिट्स होंगे उतने ही ज़्यादा आपको कलर के ऑप्शंस मिलेंगे।
ठीक है। जैसे कि इस पे देखने की कोशिश करो, अगर तुम इस पता नहीं इस कैमरे में ये चीज़ शो हो पा रही होगी नहीं अच्छे से, तुम यहाँ पे नोटिस करोगे जो इसके कलर का जो ये स्पेक्ट्रम फैल रहा है ना, इसमें तुम्हें लाइनिंग सी दिख रही होंगी, लेकिन इसमें तुम्हें काफ़ी हल्की हल्की सी दिख रही होंगी। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी मोटी मोटी सी होंगी, यहाँ पे काफ़ी हल्की हल्की होंगी। ऐसी 32 बिट में ये और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाता। ठीक है, तो हम इन जनरल अगर हम कभी भी किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, जैसे कि इसमें शायद अच्छे से देखें, इसमें देखने की कोशिश करो, ये जो इमेजेस है तो मैंने ये जो कलर पैटर्न्स वगैरह हैं जो भी चेंज हो रहे हैं, उसकी ब्राइटनेस इंक्रीज होती जा रही है, उस हिसाब से तुमको ये लाइंस वगैरह दिख रही हैं। ये 8 बिट होता है, 16 बिट में थोड़ी स्मूथ हो जाती है, और 32 बिट में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये बिट वगैरह कब बढ़ानी चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी जो भी कोई भी इमेजेस वगैरह होगा उसमें कोई ग्लो इफेक्ट, मतलब किसी कलर का आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिल रहा हो। ग्लो में यही होता है कि ग्लो में आपका बहुत ज़्यादा डार्क से लेके बहुत ज़्यादा लाइट तक जाता है। ठीक है, तो उस केसेस में हम 16 बिट वैसे तो हम जनरली 16 बिट ही यूज़ करेंगे, उसके बाद आप 32 बिट में भी जा सकते हो। हम यहाँ पे इसको अराउंड 16 बिट कर लेंगे। और बैकग्राउंड कंटेंट माने कि जो आपका जो ये कैनवा होगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कैनवा है, इसमें जो बैकग्राउंड की इमेज होगी ये आप किस कलर की होना चाहिए। हम जनरली वाइट रखेंगे, आप कोई भी रख सकते हो, ब्लैक भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कलर प्रोफाइल की बात आती है तो इसमें भी बहुत सारे मल्टीपल प्रोफाइल होते हैं, मतलब हर डिवाइस के अपने अपने बना रखे हैं सबने कलर प्रोफाइल। तो हम जनरली यहाँ पे लेके चलेंगे sRGB, जो कि होता है स्टैंडर्ड RGB फॉर्मेट, जो कि ऑलमोस्ट हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो यूज़ होता है। लेकिन अगर आपको कभी sRGB में अगर प्रिंट कराने को मिला तो आप Adobe RGB भी कर सकते हो। CMYK हम करते हैं कुछ अभी भी, ये थोड़ा सा पुराना है तो कुछ अभी भी CMYK का भी यूज़ करते हैं, वो अपनी कंडीशन होती है। नहीं तो जनरली अगर मैं आपको वो प्रिंट कराने के लिए बोलूँगा ना किसी अच्छी जगह पे, तो वो Adobe RGB बेस्ट रहता है। तो हम यहाँ पे sRGB चुन लेते हैं क्योंकि हम अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ही कंटेंट बना रहे हैं। और पिक्सल एक्सपेक्ट रेशियो, इसमें भी बहुत सारी वेरिएशंस होते हैं, जो आपके वो जो पिक्सल से रिजोल्यूशंस बनती हैं बहुत सारे पिक्सल से, तो वो जो पिक्सल्स का जो साइज़ और शेप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। हम जनरली स्क्वायर पिक्सल ही प्रेफर करते हैं, और भी बहुत तरीके होते हैं लेकिन मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करूँगा तुम इन सब में जाओ, आप अभी स्क्वायर पिक्सल्स ही ले लो। और यहाँ पे हमारा नाम लिख देते हैं लेसन 1। तो जब आप ये सब क्रिएट कर लोगे तब आपको मैं ये पूरा समझा देता हूँ कि ये जो कुछ भी आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे वो क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। अभी जो हमारा पहला लेसन होगा बेसिकली वो इंट्रोडक्शन लेवल का है, कि हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या सॉफ्टवेयर है, क्या टर्मिनोलॉजी वगैरह होती है जो इसमें, हम वो सब चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम पहले बारी बारी करके समझते हैं कि ये जो आपका पहला टैब है इसमें है आपके फाइल्स, एडिट, इमेजेस, ये सब विंडोज़ वगैरह, इनको हम ढंग से एक एक करके समझने की कोशिश करूँगा। जो आपके जनरली जो ज़्यादातर यूज़ होंगे वो ये होंगे फाइल, और ये सेव वगैरह आपको सेव करना हो, या फिर कोई भी चीज़ आपको इंपोर्ट करनी हो, इमेज इंपोर्ट करनी हो, और या फिर कोई फाइल ओपन करनी हो, इस तरह की चीज़ें, या फिर आपको पूरे जो फाइल इमेज जो आप भी बनाओगे उसको एक्सपोर्ट करना हो, फाइल्स वगैरह में वो होता है। एडिट वगैरह में जनरली जो मैं यूज़ करता हूँ, जो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है वो होता है पर्सपेक्टिव वाला। पर्सपेक्टिव माने कि आपने किसी भी इमेज को थोड़ा सा खींच दो उस पर्सपेक्टिव के हिसाब से। पर्सपेक्टिव माने कि जैसे कि ये आपकी स्क्रीन है जो आपके सामने, ये अभी बिल्कुल आपके फ्रंट में है, अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा तो आपका जो पर्सपेक्टिव होगा ये थोड़ा टिल्ट सा लग रहा है। अगर हम देखें तो आपकी इमेज के हिसाब से देखें, ये प्रॉपर रेक्टेंगल नहीं है, ये थोड़ा सा टिल्टेड है, क्योंकि पर्सपेक्टिव चेंज हो गया हमारा। उसी को हम कहते हैं पर्सपेक्टिव, और जब हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। इसमें ऐसे और भी चीज़ें हैं, इमेजेस वगैरह, जैसे कि आपको अगर इमेज का साइज़ बड़ा करना हो, फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट तो कर दिया 90:180p पे, लेकिन आप चाह रहे हो कि नहीं मेरे को ना इसका रेजोल्यूशन बाद में चेंज करना है, तो आप इमेज साइज़ में जाके यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो। इसको पिक्सल्स कर देना, इसको ऑन ही रखना, ताकि आपका जो एस्पेक्ट रेशियो माने कि आपकी जो लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो होगा वो सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को इसको 4K फॉर्मेट में करना है 90:180p से, तो यहाँ से चेंज हो सकती है। हम यहाँ पे लिख देंगे 3840, उसी हिसाब से जो इसकी हाइट है उसी के रेशियो के बेसिस पे आ जाएगी, जो कि ये एक्चुअल में 4K फॉर्मेट, तो ये चेंज हो सकती है। लेकिन हम अभी में चेंज नहीं कर रहे हैं, वो जब हमें चेंज करना हो तो हम कर सकते हैं। बाकी इसमें स्लैग फिल्टर्स, ये सब एक एक करके चलेंगे। अभी आप बेसिकली जो आपको इंट्रोडक्शन लेवल पे हम समझाने की कोशिश करूँ तो आप इस विंडो को देखिए, क्योंकि मैं बताता हूँ आपसे गलती क्या हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपका हाथ लग गया और आपने ये कर दिया, या फिर बेसिकली आपने इसी को हटा, और आपको समझ नहीं आ रहा है ये वापस कैसे जाएगा। वैसे तो इसमें लाइन आ जाती है, बट फिर भी अगर आपका कोई भी पूरा का पूरा ही पैटर्न खराब हो जाए, आप चाहते हो वापस कैसे करना है, वो विंडोज़ में जाएंगे, इसमें वर्क स्पेस में जाएंगे, उसके बाद आप इसमें एसेंशियल डिफ़ॉल्ट
रीसेट एसेंशियल, ऐसा करके आप वापस आ सकते हो अपने, अगर आपसे कोई भी चीज़ हिल जाए। इसमें हम अपने हिसाब से भी इसको सेव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस एरिया पर ज़्यादातर मैं कलर को नहीं रखता, मैं नेविगेटर को रखता हूँ, जो आपको यहाँ विंडोज़ में मिल जाएगा। नेविगेटर ये रहा। ओके, सो इसको हम यहाँ पे फिट कर देंगे। मेरा जनरली जो भी होता है, मैं कोई भी प्रोजेक्ट बनाता हूँ तो मेरा नेविगेटर हमेशा यहाँ पे रहता है। इससे क्या होता है, मैं इसको जूम इन जूम आउट कर लेता हूँ यहीं से, और इसी के हिसाब से मैं चेंजेस वगैरह भी कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज़ वगैरह नहीं रखता, एडजस्टमेंट वगैरह भी नहीं रखता, और लाइब्रेरीज भी नहीं रखता। यहाँ पे ये जो, हाँ पहले मैं चलो आपको ना ये चीज़ समझा देता हूँ कि ये इस साइड के यहाँ पे कलर स्वैच होगा, वो हमें ज़रूरत नहीं है। स्वैचेस की भी ज़रूरत नहीं है, ग्रेडियंट्स वगैरह भी नहीं रखता मैं यहाँ पे, पैटर्न्स भी नहीं। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेविगेटर रखेंगे। नेविगेटर वही मैंने आपको बताया कि आपको इसको जूम इन जूम आउट करना हो फॉर एग्जांपल, तब यहाँ नेविगेटर काफ़ी अच्छा यूज़फुल रहता है। उसके जो नीचे आते हैं वो है लेयर्स, चैनल और पाथ्स। हम इस चैनल की हमें ज़रूरत नहीं, पाथ की भी हमें ज़रूरत नहीं। हम यहाँ पे सिर्फ लेयर्स वगैरह रखेंगे। लेयर्स माने की क्या होती हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे कुछ भी बनाया, जैसे कि हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बैकग्राउंड दिख रहा है जो कि है वाइट रंग का, और ये यहाँ पे डिनोट भी हो रखा है, लेयर्स में दिख रहा है। चलिए मैं इसके ऊपर एक और लेयर बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गया, सॉलिड लेयर, मैंने ब्लैक रंग की लेयर बना दी, तो एक और लेयर आ गई जो कि इसके ऊपर लगी हुई है। ऐसे में जितनी ज़्यादा लेयर बनाता जाऊँगा, जैसे आप देखते जाइए यहाँ पे, मैं रेड लेयर बना देता हूँ, एक और लेयर बना देते हैं जो कि होगी हमारी ब्लू लेयर। जैसे जैसे आप इसमें लेयर्स डालते जाएंगे वैसे वैसे ही ऊपर उठता जाएगा। जो टॉप पे होता है ना, वो एक्चुअल में हमारी स्क्रीन के सबसे फ्रंट पे होता है, और जो सबसे नीचे होता है वो हमारे सबसे लास्ट में होता है। और इसी तरह के इनके नाउन्स वगैरह भी आते जाते हैं। तो इस पूरे एरिया में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जितना भी माल आएगा, जैसे कि आप कोई भी फोटो मैनिपुलेशन कर रहे हो, आप पे मल्टीपल लेयर्स हैं कि बैकग्राउंड के लेयर है, सब्जेक्ट की लेयर है, इफेक्ट्स की लेयर है, तो सारी की सारी आपको यहाँ पे दिख जाएगी, और यहाँ से ही आप चेंजेस वगैरह कर सकते हो। मैं कोई इमेज ले लेता हूँ यहाँ पे पहले। चलिए हम एक बैटमैन को ले लेते हैं, और हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं इमेजेस को। फॉर एग्जांपल मैंने ये कोई भी इंटरनेट से एक इमेज उठाई मैंने बैटमैन की, क्योंकि बैटमैन मेरा फेवरेट है, और ये हम देख सकते हैं यहाँ पे टॉप पे आ गई। इसका हम नाम भी चेंज कर सकते हैं बाय डबल क्लिकिंग ऑन इट, बैटमैन। अब मैं आपको समझने की कोशिश करता हूँ कि ये सारी चीज़ें क्या हैं जो यहाँ पे दिख रही हैं। जो आपका सबसे ज़्यादा काम होने वाला है यहाँ पे, वो होता है यहाँ पे मैप्स वगैरह लेने का। फॉर एग्जांपल नॉर्मल, मल्टीप्लाई, मतलब जो भी आपका ब्लेंडिंग ऑप्शन होता है, ब्लेंडिंग ऑप्शन समझाने की कोशिश करें तो इसके लिए मेरे को एक और इमेज लेनी पड़ेगी, तभी उससे अच्छे से समझ में आएगा। इसको भी, इमेज को भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अब हमारे पास दो इमेजेस हैं। अब मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ कि ये जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है जो कि अभी नॉर्मल पे है, उसका मतलब क्या है। नॉर्मल माने कि आप इसको ऐसे अज्यूम करो कि आपने अपने टेबल पे दो इमेजेस रखी हैं एक के ऊपर एक, तो ऑब्वियस ही बात है जो सबसे ऊपर होगी वो पहले वाले को ओवरलैप कर देगी, मतलब उसके नीचे क्या है वो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि वो एक सॉलिड इमेज। अगर मैं यहीं पे इसको स्क्रीन कर दूँ तो फिर तुम देख सकते हो थोड़ी सी ना धुंधली सी हो गई है। इसी का मतलब होता है स्क्रीन करना, मतलब कि आप ऐसे समझने की कोशिश करो कि आपने ट्रांसपेरेंट पेजेस वगैरह देखे होंगे, वो जब ट्रेसिंग वगैरह आप जब करते हो ड्राइंग करते समय, तो उस केस में जो होता है वो बिल्कुल वैसे ही ये एक्ट करता है। इसमें ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस है, इसमें ऐड भी आ जाता है, ऐड में थोड़ी सी ब्राइटनेस ज़्यादा होती है, मतलब आपने स्क्रीन को ऐसे मार के चलो जहाँ जो भी आपका ब्लैक पार्ट होगा वो तो बिल्कुल गायब से ही हो जाएगा। जैसे कि इस केस में हम यहाँ पे व्हाइट पे देख रहे हैं, ब्लैक इसलिए अच्छे से दिख, जहाँ पे ये जो व्हाइट वाले पार्ट में आपने देखा होगा, जो मेरा ये वाला ब्लैक है, एक मिनट में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बैटमैन का जो ब्लैक हिस्सा वैसे तो ग्रे है, लेकिन हम इसको जूम करते हैं, ये वाला लेके चलते हैं, ये ब्लैक है। अगर मैं इसको स्क्रीन कर दूंगा तो जहाँ पे जो मेरी बैकग्राउंड में जो इमेज है उसका जो सबसे ब्राइटेस्ट पार्ट है वहाँ पे गायब हो जाएगा। जैसे कि ब्राइटेस्ट पार्ट है ये मेरी, जो यहाँ पे जो ब्राइटेस्ट पार्ट है यहाँ पे ना गायब हो जाएगा। तो इसका मतलब यही होता है कि जब आप स्क्रीन कर रहे होते हो आपका जो डार्केस्ट पार्ट है वो पीछे वाली इमेज के लाइटेस्ट पार्ट पे गायब हो जाएगा, और जो सबसे लाइटेस्ट पार्ट है वो दिखने लगेगा। तो हम इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कभी कोई फायर इमेज को लगाना हो तो आप स्क्रीन कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ऐड माने कि उससे थोड़ी सी स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ जाती है। ओवरले का मतलब होता है ये थोड़ा क्वाइट अपोजिट है, लेकिन ये भी मैं अभी आप फर्स्ट के हिसाब से ये सारी चीज़ें एक एक करके ढंग से समझाना वो उसमें अभी समझ में नहीं आएगा। जब तक मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा तब तक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। अब ओपेसिटी पे चलते हैं। ओपेसिटी माने कि आपकी जो भी इमेज है, जैसे कि आपकी पहली इमेज है वो अभी 100% ओपेसिटी पे। ओपेसिटी माने कि वो कितनी ज़्यादा क्लियर है और कितनी ज़्यादा धुंधली है। मतलब ओपेसिटी एज आ ट्रांसपेरेंसी मान के चलिए कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, वो जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगी वो उतनी ज़्यादा गायब होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए जो पहली इमेज है मैं इसकी ओपेसिटी कम कर दूँगा तो गायब हो जाएगी, जैसे कि देख सकते हो। बाकी ये जितने भी ऑप्शंस हैं अभी हमें इन सब पे डिस्कस नहीं करेंगे। धीमे धीमे एक एक करके जब हम कुछ बना रहे होंगे तब हमें अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अभी बताने का कोई सेंस नहीं बने। अब बात करते हैं कि ये वाला टैब क्या है।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक टिक है, क्रॉस है, क्योंकि मैंने इस इमेज को मूव कर दिया तो क्या मैं इसको यहाँ पे फिक्स्ड कर दूँ? क्योंकि अब मैं फिक्स करूँगा तो मैं नहीं हिला पाऊँगा इसको, इसलिए मेरे को टूल लेना पड़ेगा। अब हम इसको हिला सकते हैं, लेकिन अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे यहाँ पे अभी टिक और क्रॉस नहीं आ रहा है, क्योंकि ये हमने फिक्स्ड नहीं करी है इसकी पोजीशन, मतलब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ये अभी मैं टूल्स भी आपको एक एक करके ढंग से समझाऊंगा। पहले हम इस वाली लेयर को समझने की कोशिश करते हैं। अभी ना मैं एक कीबोर्ड शॉर्टकट लूँगा जो कि होता है ट्रांसफॉर्म वाला। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। हम कोई भी इमेजेस वगैरह यूज़ करते हैं, उसकी अगर हमने पोजीशन वगैरह चेंज किया, स्केल वगैरह चेंज किया, तो वो एक डिस्ट्रक्टिव वे होता है कि अगर इमेज अगर नॉर्मल हुई, अभी जो है अभी हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट और नॉर्मल में चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। जैसे कि ये जो तुम देख रहे हो, इस वाले पार्ट को देखो स्क्रीन पे जहाँ पे मेरा माउस है, यहाँ पे ये जो आइकन बना हुआ है, इसका मतलब ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। और अगर मैं इसको यहाँ से हटा के अगर रेस्टलाइज लेयर कर दूंगा, तो अगर मैं इसको मैं स्केल डाउन करूँ, अब मैं इसको दोबारा से स्केल अप करूँ तो उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी। तुम देख सकते हो, क्योंकि एक रेस्टराइज लेयर थी। ये थोड़ा डिस्ट्रक्टिव वे होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल करना है, स्केल डाउन करना है, उससे ख़राब हो जाती है क्वालिटी। अब मैं इसको वापस कर लेता हूँ CTRL-Z दबा के, और ये जो अभी मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा था इसको, इसका जो कीबोर्ड शॉर्टकट होता है वो होता है Ctrl+T। तब ये इस तरह से बन जाता है, तब आप इसको चेंज कर सकते हो, लेकिन हम अभी वो नहीं करना चाह रहे क्योंकि अभी ये रेस्टराइज ले रहा है। अगर मैं इसको अभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दूंगा, मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया, अब मैं इसको Ctrl+T दबा के अगर मैं इसको शेप को चेंज करता हूँ, ऐसे ओके करता हूँ, फिर से मैं इसकी स्केल को चेंज करता हूँ, तो तुम ये जो नोटिस कर सकते हो, इसका रेजोल्यूशन नहीं बिगड़ा। ये नहीं है, इसको हम थोड़ा कंस्ट्रक्टिव बोलेंगे। इसमें हम कोई भी चेंजेस करते हैं तो उसका इमेज पे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और मैं जितने भी इमेजेस वगैरह, जब भी हम कॉन्सेप्ट वगैरह बनाने की कोशिश करते हैं, फोटो मैनिपुलेशन करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें ये चीज़ ध्यान रखें कि आप सारी इमेजेस जो भी आप उनकी स्केल वगैरह चेंज रेगुलर करते आ रहे हो, तो वो एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का एक नुकसान, अब तुम बोलोगे कि हम ऑल द टाइम स्मार्ट ऑब्जेक्ट हमें एज अ डिफॉल्ट रखना चाहिए, हम रेस्टराइज भी क्यों करते हैं? क्योंकि स्मार्ट ऑब्जेक्ट कभी कभी चेंज नहीं हो पाते। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसमें कोई भी चेंज करना चाहता हूँ, हम मिटा के देखते हैं, तो देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है दिस स्मार्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी रेस्टराइज बिफोर प्रोसीडिंग। यहाँ पे तो मैं एक इस तरह का एक ऑप्शन दिख रहा है कि ये नहीं हो सकता, ये मिट नहीं सकता, क्योंकि एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। ऑब्वियस बात है कि वो एक फिक्स्ड है, उसमें आप चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते, उसमें होंगे नहीं। फॉर एग्जांपल, आपको ये बैकग्राउंड इसमें से रबर से अगर हटाना था, तो हम यहाँ पे इसको रेस्टराइज कर देंगे, अब ये हटाया जा सकता है। तो ये हम जब जैसे हम ना प्रोजेक्ट उठाएंगे, उस हिसाब से हमको अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। अभी हम बात कर रहे थे कि हम पहले तो इसको हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर Ctrl+T दबा के मैं यही चीज़ समझाने की कोशिश करता है, इसकी डायमेंशंस वगैरह हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है वो इसकी पोजीशन है, सेम यहाँ पे जो वाई एक्सिस की पोजीशन है, जो कि आप इसको वैसे भी पकड़ के भी कर सकते हो, लेकिन आपको अगर बिल्कुल एक्यूरेट करना है तो वो यहाँ से हो सकता है। उसके बाद जो इसकी विड्थ है, उसकी स्केल, क्योंकि यहाँ पे विड्थ माने होता है वैसे तो चौड़ाई, और हाइट माने होता है इसकी लंबाई। क्योंकि यहाँ पे हमारे पे एक बटन हमने दबा रखा है जो कि है कांस्टेंट रेशियो। इसको आप अगर ऑफ कर दोगे, अगर आप इसकी अब विड्थ चेंज करोगे तो स्ट्रेच हो जाएगी, और हाइट में भी करोगे तो उसी हिसाब से होता है। तो हम कोई भी चीज़ को स्केल करते हैं तो ऑब्वियस हम उसको स्ट्रेच तो करना नहीं चाहते, तो उसके लिए हम इसको कांस्टेंट रखते हैं, कांस्टेंट रेशियो। उसके बाद ये जो एंगल है ये उसकी रोटेशन के लिए है। फॉर एग्जांपल, आपको इमेज कितनी रोटेट करनी है, उसका भी एक कीवर्ड शॉर्टकट है वैसे देखा जाए तो। हम Ctrl+T करके अगर हम यहाँ पे माउस को लेके आएंगे, जैसे ये एरो होता है स्केल के लिए, लेकिन जैसे ही हम इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा रोटेशन के लिए। ठीक है, समझे? ओके, ये भी हो गया। तो हमारा ये पूरा ऊपर का टैब हम ढंग से समझ चुके हैं। वैसे ये चीज़ चेंज होती रहती है, आपके कोई भी इमेजेस वगैरह, कोई भी आप इसमें प्रॉपर्टीज़ जब भी ओपन करते हो, उस हिसाब से ये चीज़ चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो अभी हम वही वाली बात आ जाती है, जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट उठाएंगे उस हिसाब से हमें चीज़ें समझ में आएंगी। अभी हम इसको बस बेसिक एनालाइज करने की कोशिश करें कि क्या है, क्या चीज़ है। ठीक है, बाकी आपकी ये स्क्रॉल बार तो आपको समझ में आ गए होंगे कि स्क्रॉल बार क्यों होते हैं, वो माउस से भी हो जाते हैं। अब बात करते हैं अपने जो मेन टूल बार है उसको समझने की कोशिश करते हैं, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सा टूल। फॉर एग्जांपल, ये जो हमारा पहला टूल है इसे कहते हैं मूव टूल। आपको कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़ के अगर उसको हिलाना हो तो आप इसका मूव टूल का यूज़ कर सकते हो। फिर आते हैं, ये है सिलेक्शन। फॉर एग्जांपल, आपको किसी भी पार्ट का कोई चीज़ सेलेक्ट करनी हो तो उसके लिए सिलेक्शन टूल होता है, लेकिन अभी इस केस में क्योंकि रेस्टराइज नहीं है, देखें तो अब इसी सिलेक्शन टूल में भी बहुत सारे आते हैं। ये होता है रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल, या फिर एक आ जाता है हमारा एक्लिप्स सिलेक्शन टूल। अगर आप चाहते हो कि आपने कोई भी सिलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर रेक्टेंगल टूल यूज़ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम सिलेक्ट मास्क करेंगे तो आप ये चीज़ देख सकते हो कि जो हमने सेलेक्ट किया सिर्फ वही शो होगा। हमने इतना पार्ट शो किया था, आप चाहते हो कि मेरे को सिर्फ इतना ही पार्ट क्रॉप करना है,
तो ये पूरी प्रॉपर्टीज़ होती है, इसको हम अभी समझने की कोशिश करेंगे। इसमें से ये है पहले नंबर पे हमारा ट्रांसपेरेंसी। ये आपने जो सिलेक्ट किया वो कितना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, हम इसको अभी बिल्कुल ही 100% कर दे रहे हैं। व्यू में आ जाता है कि आपको एज ओनियन स्किन चाहिए। ओनियन स्किन माने कि ये जो चेकबोर्ड टाइप होती है, इसे ओनियन स्किन कहते हैं। या फिर आप चाहते हो कि ये रेड रंग का हो, मतलब बेसिकली आपकी क्या क्या प्रेफरेंस है, उस हिसाब से हम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। ये इसका एंड रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपके सिर्फ विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है। उसके बाद फिर कलर अवेयर ऑब्जेक्ट, वी डोंट वांट टू नो दैट। उसके बाद फिर एज डिटेक्शन, माने कि एज कितनी होनी चाहिए। ये तो अभी मैंने एक रेक्टेंगल टूल के हिसाब से लिया है, तो हम इस चीज़ को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि कोई सेंस बनेगा नहीं। जब आप अभी मैं बताऊंगा कि जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि मैं बैटमैन की सिर्फ ये पूरा इतने ही पार्ट को सिलेक्ट करूँ, तो उसके लिए मैं पेन टूल या फिर सिलेक्शन टूल का यूज़ करूँगा, वो हम आगे सीखेंगे। तो उस केस में हमारा यहाँ पे काम आता है कि फॉर एग्जाम्पल हमें रेडियस चेंज करना हो, स्मूथ करना हो, फेदर करना हो, कॉन्ट्रास्ट करना हो, या फिर एज अगर उसकी शिफ्ट करनी हो उस हिसाब से, तो अभी हमारे वो किसी काम करनी है। तो अभी हम सोच रहे थे कि अभी हमने सिर्फ रेक्टेंगल सेलेक्ट टूल किया, मैं चाहता हूँ मैं सिर्फ इतना ही क्रॉप करना चाहता हूँ, तो आउटपुट में चले जाएंगे, आउटपुट टू अ न्यू लेयर जैसे कर दोगे तो एक अलग से लेयर बन जाएगी। जो इसके नीचे वाली लेयर है उसको ऑफ हो जाएगी और ये आपके लिए एक अलग से सिलेक्ट होके आ जाएगा। अब इस केस में ये भी चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जब हम ये चीज़ सेलेक्ट कर रहे होते हैं कभी कभी ये भी मिस हो जाता है, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट मास्क, अब तुम देख रहे हो यहाँ से वो गायब हो गया, लेकिन पहले था क्योंकि ये जो इमेज थी ये ऑलरेडी यहाँ पे कैनवा पे शो नहीं हो रही थी, इसलिए हमें उस वाले पार्ट में भी शो नहीं हुई थी और बैक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ तो मैं समझ में तो आ रही। उसके बाद फिर चलते हैं लेसो टूल। लेसो टूल माने क्या होता है, लेसो टूल में भी हम पे 3 ऑप्शन हैं। लेसो टूल माने कि एक जो ड्रॉ कर सकते हो कि मेरे को इतना पार्ट क्रॉप करके दो, और इसमें एक और भी टूल है जो कि है पॉलीगॉन लेसो टूल, मतलब कि आप अगर सिलेक्ट करके करना चाह रहे हो, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो आता है वो है मैग्नेटिक लेसो टूल, जो कि मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता और मुझे नहीं पता है इसको क्या यूज़ करते हैं। हमें हर चीज़ नहीं सीखनी, हमें कॉन्सेप्ट आर्ट के अकॉर्डिंग ही चीज़ें सीखनी है। उसके बाद ये कौन सा टूल है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, मैजिक फॉन्ट टूल, क्विक सिलेक्शन टूल। इसमें हम क्विक सिलेक्शन टूल का सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ। अगर मेरे को कोई भी चीज़ मतलब जल्दी चाहिए, क्विक, मतलब मैं नहीं चाहता उसको पेंट वेंट करना, तो हम क्विक सिलेक्शन में गए और ये अपने आप सेलेक्ट कर देता है। हम इस पे पेंट कर देते हैं और हम इसको सिलेक्ट मास्क। अब मैं आपको ये चीज़ समझाने चाहता हूँ, रेडियस वीडियस क्या था। फॉर एग्जांपल रेडियस आपके जितने भी जो क्रॉप एजेस वगैरह है ना, आपको उनको क्लीन करना है। पहले तो आप इसको ना जूम इन कर दो, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, ये रहा मैग्नीफाइंग ग्लास, इस पर क्लिक करो और अच्छे से जूम कर सकते हो। अब हम यहाँ पे रेडियस वगैरह चेंज करेंगे तो आप देख सकते हो जो एजेस वगैरह थे वो क्लियर होते जाएंगे। ये टोटली डिपेंड करता है इसका रेडियस कि आपने उसको किस हिसाब से सिलेक्ट किया है। ये ठीक है, आप इसी को चेंज करके आप डिफरेंट रिजल्ट निकाल सकते हैं सिलेक्शन में। स्मूथ माने कि वो कितना स्मूथ होना चाहिए या कितना शार्प होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं रेडियस में 0 कर दूँ और तुम देख सकते हो ये बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है, यहाँ पर उनको ये लाया ही थोड़ी सी ना वो दिख रही होंगी, एजेस वगैरह दिख रहे होंगे, रफनेस दिख रही होगी। इसको स्मूथ कर देंगे तो अपने आप चली जाएंगी। फेदर माने कि वो जो आपकी एजेस हैं वो कितनी शार्प होनी चाहिए और वो कितनी ग्रेडियंट की तरह ओपेसिटी चेंज होनी चाहिए उसकी। मैं अभी दिखाता हूँ क्या ये चीज़। देखो, फेदर माने होता है कि जो आपके एजेस हैं वो कैसे आपको ब्लर करनी है, मतलब स्प्रेड करनी है। तो हम इसको कम से कम रख देंगे, हमको बिल्कुल सेटल चेंजेस चाहिए। कॉन्ट्रास्ट माने आप वो जो हमें थोड़ा भी हमारा ब्लर या सॉफ्टन हुआ था, अगर आप चाहते हो सॉफ्ट चीज़ को आप शार्प करना चाहते हो तो कॉन्ट्रास्ट होता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे स्मूथ कर देते हैं पहले इसको बहुत ज़्यादा और थोड़ा सा फेदर कर देते हैं। ठीक है, मैं कॉन्ट्रास्ट उड़ाऊंगा तो अपने आप देखना इसके एजेस शार्प हो जाएंगे। वही चीज़ है शिफ्ट एज, माने कि आपने कोई भी सिलेक्ट किया है तो वो कितना बाहर या कितना अंदर होना चाहिए, वो इसलिए यहाँ पे सेंटर में। अगर हमें अंदर की तरफ इसको सिलेक्ट करना है तो हम इसको शिफ्ट लेफ्ट कर देंगे, अगर हम इसको आउटर की तरफ सेलेक्ट करना है तो हम इसको शिफ्ट राइट कर देंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें। और आउटपुट फिर वही है, पहले मैं इसको अपने हिसाब से बना देता हूँ, थोड़ा सा इसको 0 कर देते हैं और कॉन्ट्रास्ट हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, फेदर में ज़्यादा नहीं चाहिए। ये बहुत ही सटल चेंजेस रखते हैं मैं। रेडियस थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ क्योंकि मेरे को ये चीज़ सही नहीं लग रही। सिलेक्टिव ऐसा हुआ है, कोई बात नहीं, हम इसको न्यू लेयर, ओके ऑलराइट। तो हमारा जो बैटमैन है वो हमारे बैकग्राउंड से सेपरेट हो चुका है। अब इसके बाद कोशिश करते हैं कि ये क्या है, क्रॉप टूल। क्रॉप टूल माने कि आपका जो भी कैनवा है, जो भी आपने पूरा फाइनल इमेज का रेजोल्यूशन ले रखा है, अगर आप उसको रिसाइज करना चाहते हो, क्रॉप करना चाहते हो, उसके लिए क्रॉप टूल यूज़ होता है। जैसे अगर मैं यहाँ से कर दूंगा तो इतना पार्ट गायब हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि वो क्रॉप हो गया।
उसके बाद ये है हमारा आई ड्रॉपर टूल, जिससे हम कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ उसकी बेड का कलर, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो एक स्वॉच बन चुका है। स्वॉच माने कि आपने पेंटिंग देखी है, जब पेंटिंग कर रहे होते हो आपके पास एक ट्रे होती है, उसमें ना डिफरेंट डिफरेंट कलर के स्वॉचेस बने रहते हैं, वही है यहाँ पे। ये 2 हैं, ये चेंज भी हो सकते हैं एक्स दबा के। ये आपको ना अगर कोई फास्ट पेंट वगैरह करना हो तो इसलिए यहाँ पे 2 कलर हैं, इसको आप एक्स दबा के चेंज कर सकते हो। एनीवेज ये कलर ड्रॉपर टूल माने कि आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा हीलिंग ब्रश टूल। जैसे कि अगर हमें इसी में देख के पता चल रहा है, अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना हो तो हम हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ कर सकते हैं। इसे हीलिंग ब्रश टूल भी कहते हैं। इसमें मल्टीपल ऑप्शन है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ स्पॉट हीलिंग देख रहे हैं। सेम विद आई ड्रॉपर, इसमें मल्टीपल ऑप्शन, लेकिन हम अभी आई ड्रॉपर ही देख रहे हैं। उसके बाद ये है ब्रश टूल। अगर हम कोई भी पेंट करना चाहते हैं, जैसे इसमें दिख रहा है, अगर हमने इसको सिलेक्ट कर दिया और हमारा कलर था ये वाला, और फिर हम अगर पेंट करेंगे तो वो। और ये हाँ CTRL-Z का मतलब होता है कि एक स्टेप वापस जाओ, CTRL-Shift-Z का मतलब होता है एक स्टेप आगे जाओ। और उसके बाद है क्लोन स्टैम्प टूल। फॉर एग्जांपल आपको क्लोन बनाना हो अपनी इमेज का, जैसे कि इसमें दिख रहा है, हम फिर भी कोशिश करते हैं, उसके लिए हमें ऑल्ट दबाना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, अब मैं जो पेंट करूँगा तो ये इसको क्लोन करता जाएगा। क्लोन स्टैम्प समझ में आया। उसके बाद ये वाला टूल है जो कि मैंने यूज़ नहीं कर रखा। अच्छा, अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई भी ये मिस्टेक कर दी हो, चलो हम इसमें मिस्टेक ही कर देते हैं। हीलिंग ब्रश टूल से मैं इसको ख़राब कर देता हूँ। ओह शिट। अब हम जाएंगे इसमें, क्या नाम था इसका, हिस्ट्री ब्रश टूल। अब ये तुम सोचोगे इस पर ये साइज़ कैसे बढ़ाता हूँ मैं, तो उसके लिए हम ऑल्ट दबाते हैं और अपना जो माउस का राइट क्लिक है, ये राइट ही है, उसको हम ऐसे सिलेक्ट करके आगे पीछे करेंगे तो उसका साइज़ भी चेंज होता है उसी हिसाब से। ठीक है, चलो देखते हैं क्या ये चेंज कर पाएगा इसे। इसने तो ऐसा कुछ नहीं किया, तो बिगड़ गया, यूज़लेस, तभी मैं इसको यूज़ नहीं करता। उसके बाद ये इरेजर टूल है, जो ऑब्वियसली बाद में मिटाने के लिए आता है। CTRL-Z का हम वापस कर देंगे। ऑब्वियसली बात, अगर आपसे गलती हो तो आप CTRL-Z कर दो, कोई इस टूल की क्या जरूरत है। कुछ टूल तो इसमें फालतू भी दे रखे हैं, लाइक उसके अल्टरनेट ऑप्शंस हैं। ग्रेडियंट की बात करें तो ग्रेडियंट को समझाने के लिए आपको ना थोड़ी इमेज पे ये ऑफ करनी पड़ेंगे। हम एक सॉलिड बना लेते हैं, जो अभी मैं बताऊँगा आपको ये क्या होता है। ठीक है, अब हमें ग्रेडियंट बनाना है। ग्रेडियंट के लिए ये कलर कौन से होने चाहिए, जो आपके स्वाच में होंगे ना, जो आपके 2 कलर्स हैं, वही स्वाच के कलर्स आपके यहाँ पे भी शो होंगे, वही ग्रेडियंट में यूज़ होंगे। इसको आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम चाहिए, मेरा फेवरेट कलर मैरून, नहीं ब्लड रेड भी मेरे को अच्छा लगता है। रेड कर लेता हूँ, उसको ब्लैक कर देता हूँ, तो मैं ब्लड रेड का भी कलर कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। अब तो मतलब ये चाहिए ग्रेडियंट का एडिटर, मतलब आपको ग्रेडियंट माने समझा देता हूँ क्या होता है। ग्रेडियंट देख के ही पता चल रहा है कि एक कलर से दूसरे कलर का एक ट्रांजिशन होते हुए दिखना, उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको ब्लैक ले लूँगा तो आप देख सकते हो इसका एक ग्रेडियंट बन चुका है, मतलब वो टॉपेस्ट रेड से डार्केस्ट रेड तक जा रहा है। इसको ओके करेंगे। अब इसको हम बनाने के लिए हमको पहले तो एक रेस्टराइज लेयर बनाना है। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट देन रेस्टराइज लेयर। अब अगर मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ से लेके यहाँ तक खींचूँगा तो तुम्हें ग्रेडियंट बनता हुआ दिख जाएगा, और ये इसी तरह से काम करता है। ये वैसे तो है स्क्वायर वाला, जो कि यहाँ पे तुम्हें देख सकता है। मतलब वही मैंने कहा था, ये जो चीज़ होती है चेंज होती रहती है हर टूल के हिसाब से। तो यहाँ पे एक रेडियल भी है। रेडियल माने होता है कि जो सर्कल होगा, अगर हम सेम चीज़ करेंगे सेंटर से खींच के अगर मैं आउटर में लेके जाऊँगा तो मैं एक सर्कल वाला ग्रेडियंट मिल जाएगा। तो ये काफ़ी उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है जब आपको कोई ना बैकग्राउंड आपको थोड़ा ग्रेडियंट वाला चाहिए होता है, उस केस में हम इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अब इसको जितना ज़्यादा खींचोगे आपको उतना ही वेरिएशन देखने को मिलता है। अब नेविगेटर का देखो कैसे यूज़ होता है। अगर ये मेरे से हो गया तो मैं यहाँ नहीं जाता, मैं सीधे यहीं से शिफ्ट करता रहता हूँ कि यहाँ से चेंज वगैरह हो जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कन्वीनियंस है, कन्वीनियंट है। राइट, इसको ऑफ कर देते हैं, हम अपने इस बैटमैन को लेके आते हैं। अब तुम देख रहे हो इसका ग्रेडियंट कितना ज़्यादा सूट कर रहा है, बिकॉज ये रेडियल है। अभी हम थोड़ा सा और भी चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा खेल के देख सकते हैं इसके साथ कौन सा बेस्ट रहेगा। ये ज़्यादा सही है। दिस वन इज़ मच बेटर। अब बात करते हैं हमारा ये कौन सा टूल है, ब्लर टूल। अगर हमको कोई भी ऑब्जेक्ट को ब्लर करना हो, जैसे ये वाला टूल मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता, ये ऑल्ट से कर रहा हूँ मैं अभी, आपने जो देखा। पर एक और भी चीज़ समझ लो, ये तो साइज़ के लिए होता है। अगर आप इसको ऊपर नीचे करोगे तो हार्डनेस वगैरह दिखेगी, वो आपको ब्लैक में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो वाइट में भी आ जाएगा। ऑल्ट दबाया, आप इसको अगर साइड में करोगे लेफ्ट टू राइट तो आपका साइज बढ़ता है और डिक्रीज होता है। वो डायमीटर आप यहाँ पे देख सकते हो, बढ़ रहा है कम हो रहा है। अगर आप इसको ऊपर नीचे करोगे तो आपकी हार्डनेस पता चलती है, मतलब वो जो ब्रश है वो कितना ज़्यादा हार्ड है, उसके एजेस कितने ज़्यादा हार्ड है। अब ये चीज़ समझाने के हमें रबर टूल का करके समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो हार्डनेस है वो 100% है, इसको मिटाना है तो तुम देख सकते हो ये इसके एजेस कितने ज़्यादा हार्ड है जब मैंने इसको मिटाया। लेकिन अगर मैं इसकी हार्डनेस बिल्कुल 0 कर दूँगा, अब मैं मिटाऊँगा, देख सकते हो ये थोड़ा सा सॉफ्ट सा एजेस वगैरह देगा।
वो इसलिए काम होता है। वो यहाँ से भी चेंज हो जाता है। ब्रश में आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो हार्डनेस और साइज़ वगैरह। कुछ डेफॉल्ट ब्रशेज भी यूज़ कर सकते हो। हाँ, हम कहाँ पे थे? हम थे ब्लर एजेस पे। ठीक है, हम उसके एजेस को ब्लर करके देखते हैं। ये आप देख सकते हो कि अगर मैं इसके एजेस पे जितना ज़्यादा हिलाऊँ उतना ही ये ब्लर होता जाएगा इसके एजेस वगैरह। इसको हम वापस कर देते हैं, हमको ये नहीं करना। वैसे इसकी जगह पे एक स्मज टूल भी यूज़ होता है जो इसमें दे रखा है। स्मज टूल भी सेम ही चीज़ है। ये जब मैं पेंट वगैरह कर रहा होता ना तब उसमें काम आता है। इसमें बस थोड़ी सी ना इमेज वगैरह को हम चेंज कर सकते हैं। चलिए ये बना के देखते हैं, ये ज़्यादा कूल लगे नहीं। उसका थोड़ा गोस्ट इफेक्ट आ गया वरना बेकार लग रहा है, लेकिन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि स्मज टूल का मतलब क्या होता है। बेसिकली स्मज माने कि आपने उंगली पकड़ी किसी भी ड्राइंग पे, उसको आपने रगड़ दिया तो वो जो स्मज हो जाएगा ना, उसकी शेप वगैरह चेंज हो जाएगा, वो ब्लर सा भी हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं स्मज टूल, जो कि मैं जनरली यूज़ करता हूँ, ब्लर टूल नहीं यूज़ करता है। एक शार्पन टूल भी है। शार्पन मतलब उसका क्वाइट अपोजिट ही होगा। कुछ चेंजेस आ रहे हैं, आ तो रहे हैं लेकिन बहुत सटल चेंजेस हैं। ये देखो CTL ऐड करूँगा पता चल जाएगा। शार्पन मैंने आपको अगर ये बेसिकली आप मान लो, वैसे तो मैं फ़िल्टर्स वगैरह में यूज़ करता हूँ इसको, लेकिन आपको अगर ऐसा पेंट की तरह यूज़ करना है शार्पन है ब्लर, तो उसमें ये काम आता है। जितना ज़्यादा मैं इसको ढंग से करूँगा उतना ज़्यादा शार्प हो जाएगा। और लाइट तो अब इस पर चलते हैं। ये है डॉट्स टूल। डॉट्स टूल माने कि कोई भी सीन है आप उसके हाईलाइट्स बनाने हैं तो डॉट्स टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। वो उसको थोड़ा लाइट कर देगा। लेकिन आपको शेडोज बनाना तो उसके लिए बर्न टूल होता है, मतलब आप उसको जला दो। वैसे मैं ये वाले टूल्स का यूज़ नहीं करता, मैं टूल्स यूज़ करता हूँ। अभी मैं आपको लेवल्स वगैरह समझाऊंगा अपनी नेक्स्ट क्लास में, उसमें आपको समझ में आएगा। मैं इनका टूल्स का यूज़ नहीं करता। और दे रखे हैं कन्वीनियंस के हिसाब से फोटोशॉप एडोबी वालों ने, लेकिन ज़्यादा यूज़ होते नहीं हैं। अब बात आती है पेन टूल से। अगर आपको कोई भी फॉर इन द सेंस आपको कुछ बनाना हो, ड्रॉ करना हो पेन से, तो वो ड्रॉ हो सकता है यहाँ से। अब इसका क्या यूज़ है? जनरली ग्राफिक डिज़ाइन में यूज़ होता है, मैं इसका यूज़ नहीं करता, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। टेक्स्ट टूल मतलब कि अगर आपको टेक्स्ट डालना है, हम डालते हैं कवर। सेम चीज़, सेम कॉन्सेप्ट। यहाँ पे वही है, जो ऊपर जो टैब है हर टूल के साथ चेंज होता है। यहाँ पे जो मेरा फेवरेट है वो है माउंट सेट। इसको आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके ऊपर हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। दिस इज़ माई फेवरेट टेक्स्ट। का कलर हम रख देते हैं ब्लैक, साइज थोड़ा सा कम, बोल्ड, ठीक है। वैसे इसमें जो ऑप्शंस हैं थोड़ी से कम है इस वाले में। यहाँ पे एक और भी आता है, वो टूल दे ही नहीं रखा है, हमें यहाँ से जाके वो करना पड़ेगा, पैराग्राफ टूल, कैरेक्टर टूल। यहाँ पे आपको ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे चेंजेस वगैरह करने के। तो इसमें फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं, जो हम यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ मैं चेंज करूँगा, जो मेरे को जनरली यूज़ होती है, फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे को ना ओवल सब कैपिटल में चाहिए, क्या मैं दोबारा कैप्स लॉक दबा के टाइप करूँगा? नहीं, मैं यहाँ पे चला जाऊँगा, तब कैप्स लॉक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे जितने भी टेक्स्ट होते हैं ना, उसमें थोड़ी ना स्पेस होता है, थोड़ा वो एक वैसा लुक मिलता है फिल्म मेकिंग सिनेमेटोग्राफी टाइप का। तो उसके लिए हम यहाँ पे ये चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब स्पेस होता है, ये वाला पार्ट होता है कि आप अगर अपने 2 लाइन लेकर रखी है तो उसकी लाइन का स्पेस कितना होना चाहिए। और या फिर आप चाहते हो जो टेक्स्ट है उसको आप स्ट्रेच करना चाहते हो लंबा लंबा करके, तो यहाँ से स्ट्रेच भी हो सकता है। यहाँ पे मतलब आपको थोड़ी बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगे चेंज करने के लिए। अगर आप चाहते हो उस जो पर्टिकुलर लेटर है उसको और चौड़ाना चाहते हो तो वो यहाँ से चेंज हो जाता है। लेकिन हम वो सब नहीं करता, मैं जनरली इसका ज़्यादा यूज़ करता हूँ। और हम यहाँ से भी बोल्ड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा टोटली अप टू कि आपके फॉन्ट में बोल्ड है कि नहीं, ठीक है। यही सो ये थोड़ा सा कूल लग रहा है, मतलब ये मेरा स्टाइल है। मेरे को मतलब ये फॉन्ट स्टाइल पसंद है, मतलब थोड़ा ना गैप होना चाहिए इमेजेस में। इवन मेरे इंस्टाग्राम का जो हैंडल नेम है वो भी ऐसे ही नाम है, बस यहाँ पे थोड़ा ये चेंज है, अल्फाबेट चेंज है। एनीवेज ये था टेक्स्ट। इसके बाद आते हैं दिस इज व्हाट वी कॉल पाथ सिलेक्शन टूल, जो कि आई डोंट रियली यूज इट इन फोटो मैनिपुलेशन, इट्स यूज इन मोर इन यू नो ग्राफिक डिजाइनिंग पर्पस। मैं इसको यूज नहीं करता। इसके बाद ये है एक रेक्टेंगल टूल, मतलब ऑब्वियसली बात, अगर आपको रेक्टेंगल या शेप्स वगैरह बनानी है तो यहाँ से बन जाती हैं। अब इस शेप्स का वही उसकी सेम प्रॉपर्टीज़ है। आपको इस शेप में कलर क्या होना चाहिए, आप चाहो तो रेड कर सकती हो उसको। क्या उसमें स्ट्रोक्स वगैरह होने चाहिए? स्ट्रोक्स माने कि उसके एजेस वगैरह कितने होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके स्ट्रोक्स बढ़ा दूँ, हम समझ गए कि मैं किन एजेस की बात कर रहा था, वो स्ट्रोक्स है। अगर आप चाहते हो मेरे को स्ट्रोक नहीं चाहिए तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे कर सकते हो, तो स्ट्रोक चली जाएंगी। अगर आप चाहते हो फिल नहीं चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके फिल चला जाएगा। लेकिन आप चाहते हो मेरे को स्ट्रोक्स चाहिए लेकिन फिल नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे भी जाके चेंज कर सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट है, इसी तरह से चेंज होगा। इसकी हाइट वेथ भी यहीं से चेंज हो जाती है। और इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको बहुत सारी शेप्स वगैरह मिल जाती हैं, जो आपको लगे यूज़ करना आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद एक कौन सा टूल है, रोटेटरी टूल। ये आर से भी आ सकता है इसका, मतलब आप चाहते हो इस कैनवा को शिफ्ट करना,
तो आप R दबाओ और इसको रोटेट कर सकते हो, जो कि अब वही है कि अब ये साला वापस नहीं जाएगा, CTRL-Z करके वापस नहीं जाएगा क्योंकि आपने कैनवे को शिफ्ट किया। तो इसके लिए हम करना पड़ेगा, इधर जाएंगे और इसको 0 कर देंगे। बहुत इरीटेटिंग लगता है, मैं अवॉइड ही करता हूँ इसको। ये वैसे जो जनरली इसका यूज़ मैं अपने आईपैड पे करता हूँ, उसमें अपने फिंगर से ही रोटेट करके जब मेरे को ड्रॉ करना होता है तब काम करता हूँ। वैसे यहाँ तो मेरे को इसका यूज़लेस ही लग रहा है, मतलब कौन सा आर्ट में नहीं यूज़ होगा। उसके बाद जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, आपको जूम करना है वो तो यहाँ से भी कर सकते हो, मतलब कन्वीनियंस। अब ये वही स्वॉचेस वगैरह हैं कि आपके जो टू मेन कलर्स होंगे, ये मैं बताता हूँ। जनरली जो मेरे टू मेन्स कलर होते हैं वो होते हैं ब्लैक और वाइट, बिकॉज जब मैं आपको हाईलाइट्स और शेडोज सिखाऊंगा उसमें हम इस जगह पे प्रॉपर्टीज़ वगैरह और सीखने की कोशिश करेंगे ये सब क्या है। उस टाइम पे मैं बताऊंगा कि हाँ क्या है क्या नहीं है, उस टाइम पे आपको अच्छे से समझ आएगा। अब ये सब क्या है ये मुझे नहीं पता, मैं इसका यूज़ नहीं करता, सो वी गोना इग्नोर इट। ऑलराइट, तो हमारे सारे टूल्स हमको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ चुके हैं और यहाँ पे आपको लेयर्स भी दिख रही होंगी, कितनी सारी मल्टीपल लेयर्स बन चुकी हैं। हाँ, मैं मल्टीपल ओवरले समझा रहा था ना आपको कि मल्टीप्लाई और ओवरले क्या होता है। अब मैं दिखाता हूँ। ये जो टेक्स्ट है मैंने इस पर लगा रखा है ओवरले, लेकिन ये अभी एक टेक्स्ट है, हमको इसको इमेज बनाना पड़ेगा। पहले 1 मिनट, पहले इसको उड़ाओ यहाँ से, इसको कन्वर्ट टू अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दो। अब ये एक इमेज है, ठीक है। अब ये इमेज की तरह वेव करेगी, ओवरले। अब ओवरले में तुम समझ रहे हो जो आपके जो बिल्कुल ब्राइटेस्ट पॉइंट होंगे ना उसमें वो चीज़ गायब हो जाएगी। जैसे देख सकते हो यहाँ ब्राइटेस्ट पॉइंट बिल्कुल ही गायब हो गया, लेकिन इस वाले ब्राइट पॉइंट पे ही उसी का कलर का सबसे ब्राइटेस्ट पार्ट हो जाता है। ब्राइटेस्ट मतलब बर्न वाला पार्ट हो जाता है ओवरले का, मतलब आप ये नोटिस कर सकते हो ओवरले। और यहाँ पे एक मल्टीप्लाई भी होता है, ये रहा मल्टीप्लाई में काम नहीं करेगा, वो कलर्स पे डिपेंड करता है। एनीवेज, मतलब ये बेसिकली ब्लेंडिंग ऑप्शंस होते हैं, आप अपने हिसाब से इसको जो आपको सही लगे आप उस हिसाब से चेंजेस वगैरह कर सकते हो। इसमें अभी वाइट हुआ था, उसको हम कहते हैं डिवाइड माने कि अगर आपका ब्लैक है तो वाइट हो जाएगा, वाइट है तो ब्लैक हो जाएगा। कहने मतलब जो हमारा जो टेक्स्ट है एक्चुअल में ब्लैक था, तो वो बेसिकली हमारे जो जितने भी डार्केस्ट पॉइंट होंगे उसमें वो दिखेंगे, लेकिन जो हमारे ब्राइटेस्ट पॉइंट होंगे उसमें वो गायब हो जाएंगे। मतलब जो आपको लगे ना कि हाँ आप इसको आराम से खेल सकते हो, इसमें आपको जो चीज़ अच्छी लगे उस हिसाब से आप चेंजेस करते रहो। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आपको सीखना ही सीखना है कि नहीं बता नहीं वही चीज़ मल्टीप्लाई एग्जैक्टली क्यों यूज़ करते हैं, ओवरले स्क्रीन, नो वी डोंट गोना यूज़ दैट। ओके, बाकी प्रॉपर्टी यहाँ पे शिफ्ट हो गई जो कि मेरे को चाहिए नहीं होती है, हटाओ इसको यहाँ से। और ये रहा, अभी हम इसको फिनिश करते हैं। हमारे पहले फोटोशॉप के लेक्चर को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ये बेसिक मैंने आपको पूरा समझा दिया कि सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है। आप जब उसको पहली बार खोलते हो आपको क्या क्या देखने को मिलता है वो सब चीज़ें, और बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं ये जैसे जैसे मैं इसको यूज़ करता रहूँगा किसी चीज़ को बनाने के लिए, वैसे वैसे ये चीज़ मैं आपको बताता जाऊँगा। अभी मैं बताऊँगा तो ऑब्वियसली बात आपके सर से ऊपर से निकल जाएगा, तो अभी के लिए हम इसको रहने देते हैं। बाकी अगर हमें वो बेसिक सी एक सिंपल सी चीज़ और सीख लेते हैं, वो है कि इसको सेव कैसे करना है। इसको मैं इधर रख देता हूँ और इसको ग्रीन को इधर रख देते हैं, और क्या किया जाए, इसको वाइट कर दें। अभी वाइट कैसे हो गया, तो इमेज है, तो उसके लिए मैं अभी एक ऐसी चीज़ यूज़ करूँगा जो अभी आप रहन दें, फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट ही ना कर दूँ मैं। लेवल्स, ये अभी आप मत देखना है इसको, नहीं तो आपका दिमाग घूम जाएगा बिल्कुल ही। इसको हम पीछे रख देते हैं इसके पहले, तो इसको हम कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ये अभी नेक्स्ट लेसन में बताऊँगा मैंने अभी क्या किया, ठीक है। ये बस ना उसको थोड़ा सा प्लीजिंग लगे उसके लिए। बाकी इन दोनों को हम डिलीट कर सकते हैं और इसको हम इसके पीछे लगा सकते हैं। बाकी लेवल्स वगैरह भी समझाऊंगा, अभी के लिए हम बेसिक हमें समझ में आया है कि तुम्हें बेसिक समझ में आता है कि फ़ोटोशॉप क्या है, ठीक है, एज अ कॉन्सेप्ट आर्ट बनाने के हिसाब से, ठीक है। तो अभी के लिए हम इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आई होप तुम्हें अब इससे डर नहीं लग रहा होगा सॉफ्टवेयर से देख के कि भाई ये सब क्या है, ये सारे बटन क्या है। तो मैं एक एक करके मैंने ठीक से बता दिया कि ये चीज़ें हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। मिलते हैं, बाय।